दोस्तों नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है। दोस्तों इसके पहले जो आपने वीडियो देखा वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों से संबंधित था। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा की अगर बात की जाए तो ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अपने वास्तविक रूप में देखने को मिलती है। भले ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अपने वास्तविक रूप में देखने को मिलती हो, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में वो पहले हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। दोस्तों आप जानते भी होंगे, गारसा द तासी का सबसे पहले नाम आता है। ये फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्त्वार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा का इन्होंने अध्ययन किया था, फ्रेंच भाषा के ये विद्वान थे। इस्त्वार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये हिंदी की शब्दावली नहीं है, हिंदी की भाषा नहीं है। निश्चित रूप से ये फ्रेंच के विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। दोस्तों ये कैसी विडंबना है कि हिंदी का इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले इतिहासकार गारदा दत्तासी है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन ये इतिहासकार हैं फ्रेंच भाषा के और इतिहास लिख रहे हैं हिंदी साहित्य का, लेकिन वो भी हिंदी भाषा में न लिखकर फ्रेंच भाषा में लिख रहे हैं। दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा, जिनकी एक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसी ग्रंथ को माना है। आगे चल के बहुत से विद्वानों ने गारसा द तासी को ही हिंदी साहित्य का इतिहासकार, पहला इतिहासकार माना और इनकी रचना को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो 1839 ईस्वी में दोस्तों इसका प्रकाशन होता है और 1847 ईस्वी में इसका दूसरा भाग आता है। 1839 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित होता है, 1847 में दूसरा भाग प्रकाशित होता है और 1871 ईस्वी में इस इतिहास ग्रंथ का दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। 1839, 1847 और 1871 ये 3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। 1839 ध्यान रखिए कि 1839 से ही शुरुआत होती है, पहला इतिहास ग्रंथ है। 1839 में इसका पहला भाग प्रकाशित होता है, 1847 में दूसरा भाग प्रकाशित होता है और 1871 में दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है। अब बात कर ली जाए इस इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का जिक्र किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर टीजीटी, पीजीटी, नेट, हायर एजुकेशन और तमाम जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, अक्सर प्रश्न बनता है कि गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों कुल कवियों की संख्या 738 है। इन्होंने कुल 738 कवियों का, जो कि हिंदी जो पूरी, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एंदुई ए हिंदुस्तानी, कहने का मतलब ये कि जो हिंदी भाषा के हैं और हिंदी भाषा के अतिरिक्त जो भी हिंदुस्तानी भाषा उस समय में जो भी हिंदुस्तान की भाषा थी, उस भाषा के जो भी विद्वान थे, साहित्यकार थे, उन सबका इन्होंने इसमें जिक्र कर दिया है। लेकिन मात्र 72 कवियों का इन्होंने, जो कि हिंदी के कवि थे, जिक्र इन्होंने किया है। अक्सर प्रश्न बनता है कि गारसा द तासी ने हिंदी के कुल कितने कवियों का जिक्र किया है, तो हिंदी के कुल 72 कवियों का इन्होंने जिक्र किया है। अब बात कर ली जाए कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है उसका अनुवाद कब हुआ। दोस्तों हिंदी साहित्य का ये जो पहला इतिहास ग्रंथ है इसका अनुवाद 1952 ईस्वी में होता है। गारसा द तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका अनुवाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय, हिंदी के विद्वान थे, इन्होंने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। एक बार फिर से देखिए, 1952 ईस्वी में इस गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद होता है, जो कि फ्रेंच भाषा में था। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से इसका
अनुवाद किया। नाम भी मिलता जुलता है, अगर परीक्षा में आता है वो ऐंदुई हिंदुस्तानी नाम से है, ये हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया। तो नाम भी मिलता जुलता है, अगर आता है तो आप पकड़ लेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय, इनका नाम कैसे याद रखें? तो आप जानते हैं कि कोई उल जलूल कल्पनाएं करके, ऊट पटांग कहानियाँ बना के, इस तरह से अगर याद किया जाए तो उसको ट्रिक आजकल लोग कहते हैं। उल जलूल कल्पना करके और ऊट पटांग कहानी बना के अगर याद करते हैं तो ट्रिक कहते हैं। हालांकि वो ट्रिक काम भी करता है। अगर ऊट पटांग कहानियाँ जो होती हैं, देखिए वो जल्दी भूलती नहीं है, तो बस कहानी बनाना है याद करने के लिए। तो लक्ष्मी शंकर, लक्ष्मी जी ने और शंकर जी ने इन्होंने अनुवाद किया। किसका? हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ है। अच्छा, लक्ष्मी और शंकर जी ने ही क्यों अनुवाद किया? क्योंकि हिंदी साहित्य का वो पहला इतिहास ग्रंथ है, इसलिए लक्ष्मी जी स्वयं उसका अनुवाद करती हैं, शंकर जी स्वयं अनुवाद करते हैं। ठीक, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐंदुई हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब देखा जाए कि ये गारसा दत्तासी थे कौन। अक्सर इनसे तो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जान लें कि ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक थे। उर्दू पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे? पेरिस विश्वविद्यालय में। फ्रेंच के भी विद्वान थे, इसलिए तो फ्रांसीसी भाषा में लिखा, और थे ही ये, फ्रेंच विद्वान थे। पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाया करते थे। फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने इसकी रचना की। दोस्तों, ये थे गारसा दत्तासी, जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न तमाम बनते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो मौलवी करीमुद्दीन का आता है। इन्होंने 1848 ईस्वी में अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की। नाम से स्पष्ट है, मौलवी करीमुद्दीन। निश्चित रूप से ये भारतीय थे, मुसलमान थे जाति के। मौलवी इनके नाम में लगा ही है। मुसलमान थे, मुस्लिम थे। उर्दू में इन्होंने लिखा, लेकिन इनका इतिहास जो ग्रंथ है, पहले नाम इनका देख लें। तबका तस्वाहा तजकिरानई जुम्हाई हिंदी, बड़ा लंबा और अटपटा नाम है। तबका तस्वाहा तजकिरानई जुम्हाई हिंदी। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, तजकिराई सूराई हिंदी। यानी तबका तस्वाहा तजकिरानई, उर्दू लैंग्वेज है। तबका तस्वाहा तजकिरानई जुम्हाई हिंदी, ये अगर परीक्षा में आए, या तजकिराई सूराई हिंदी, दोनों में से कुछ भी आए परीक्षा में, आप नाम से ही पकड़ लेंगे। चूंकि उर्दू में इन्होंने लिखा तो नाम भी वैसा ही है। इन्होंने हिंदी कवियों, कितने हिंदी कवियों का इन्होंने जिक्र किया, इस पर प्रश्न बनता है। मौलवी करीमुद्दीन ने जो 1848 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा अपना, तो 60 कवियों का इन्होंने, हिंदी के 60 कवियों का इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, कहीं कहीं 62 मिलता है, लेकिन ज़्यादातर 60 कवियों का ही जिक्र मिलता है। हिंदी के तो मात्र 60 कवियों का जिक्र मिलता है, और कुल कवियों की संख्या 1004 है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है तजकिराई सूराई हिंदी, उसमें कुल कवियों की संख्या कितनी है? 1004। पहले भारतीय इतिहासकार थे ये मौलवी करीमुद्दीन। शुरू में ही मैंने बताया, हिंदी और उर्दू साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले ये पहले भारतीय इतिहासकार थे। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि पहले भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन थे, तो वो मौलवी करीमुद्दीन थे। लेकिन हिंदी में इन्होंने भी नहीं लिखा, ये उर्दू में लिखते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ से संबंधित जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इनका जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, ये इतिहास ग्रंथ अनुवाद मात्र है। अनुवाद मात्र किसका है? ये तासी का जो इतिहास ग्रंथ है, इस्तवार दल्ला लिटरेतुर ऐंदुई हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ, उसी का अनुवाद भर है ये। लेकिन इस ग्रंथ में पहली बार रचनाकारों के कालक्रम पर ध्यान दिया गया। यानी कालक्रम की दृष्टि से इन्होंने पहली बार ध्यान दिया कि नहीं, कालक्रम से लिखना चाहिए। क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास ग्रंथ है तासी का, गारसा दत्तासी का, वो वर्ण क्रमानुसार है। लेकिन उन्होंने कालक्रम पर ध्यान दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि कालक्रम से ही पूरा लिख डाला, क्योंकि वो तो तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद उन्होंने किया। तो कालक्रम पर थोड़ा बहुत ध्यान इन्होंने दिया। अगले जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं दोस्तों, वे हैं शिव सिंह सेंगर। 1883 ईस्वी में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज नाम से।
जो कि वर्ण क्रमानुसार है, अल्फ़ाबेटिकली है। दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें, तासी का भी इतिहास ग्रंथ गारशा तासी का, वो भी वर्ण क्रमानुसार, और इनका जो शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है ये भी वर्ण क्रमानुसार है। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का ये पहला ग्रंथ है। कौन सा? शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का ये पहला इतिहास ग्रंथ है। अब दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार कौन? गारशा तासी। पहले भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहासकार कौन? मौलवी करीमुद्दीन। और हिंदी भाषा में लिखने वाले हिंदी के पहले साहित्य इतिहासकार कौन? शिव सिंह सेंगर। ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिए। कवियों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो कुल कवियों का इन्होंने जो जिक्र किया उनकी संख्या है 1003। अब वहाँ कितनी थी? इसके पहले जो आपने देखा मौलवी करीमुद्दीन की, वहाँ थी 1004। वहाँ 1004 थी और यहाँ 1003 है, जिसमें से 838 कवियों की इन्होंने कविताओं का जिक्र किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, उसमें 1003 कवियों का इन्होंने परिचय दिया है, जीवन परिचय दिया है 125 पृष्ठों में। ठीक, 376 पृष्ठों में इन्होंने 838 कवियों की कविताएं दी हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने जो शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ है इसको कुछ विद्वानों ने क्या कहा? काव्य संग्रह कहा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ कुछ विद्वानों ने किस इतिहास ग्रंथ को काव्य संग्रह कहा? तो ये काव्य संग्रह कहलाता है कुछ इतिहासकारों कुछ विद्वानों के अनुसार। काव्य संग्रह इसलिए कहलाता है क्योंकि 1003 कवियों का तो इन्होंने जीवन परिचय दिया, जिसमें से 838 कवियों की कविताओं का इन्होंने जिक्र भर किया है, वो भी 376 पृष्ठों में। तो कभी कभार प्रश्न बनता है कि कितने कवियों का उल्लेख मिलता है। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है, तो 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। अगर ये प्रश्न पूछे कि कितने कवियों की कविताओं का उल्लेख मिलता है, तो वो 838 कवियों की कविताओं का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। अच्छा, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ में चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा। प्रश्न बनता है परीक्षा में कि चंदवरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा? छप्पे जानते हैं आप? छप्पे एक प्रकार का छंद होता है। चंदवरदाई के विषय में भी बताना नहीं है। चंदवरदाई हिंदी के पहले महाकाव्यकार थे, चंद जिनको कहा जाता है, चंद कवि कहा जाता है। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा। याद करने के लिए आप इस तरह से कहानी बना सकते हैं। शिव जी को आप जानते ही हैं। शिव जी के माथे पर क्या है? चंद है। और छप्पे का मतलब आप कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना। तो आप कहानी बना सकते हैं कि शिव जी के माथे पर जब चंद्रमा आया तो चंद्रमा का सीना 56 इंच का हो गया। ठीक, ये कनेक्टिविटी हो गई ना, शिव सिंह सरोज चंद और छप्पे। तो ये परीक्षा में आएगा, तो इस तरह से आप अनुमान लगा ले जाएंगे कि हाँ यही प्रश्न है। क्योंकि देखिए इस तरह के जो ट्रिक बनते हैं ना वो इसलिए बनते हैं कि परीक्षा में आए तो आप कनेक्ट कर लीजिए ना। जैसे चंद को शिव से कनेक्ट कर लीजिए, छप्पे को 56 से कनेक्ट कर लीजिए, तो ये चीज़ें जल्दी भूलती नहीं हैं। ठीक है, आगे जो अगले इतिहासकार हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इनका जो इतिहास ग्रंथ है दोस्तों, ये इनका जो इतिहास ग्रंथ है तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन को अगर देखा जाए तो ये
ग्रियर्सन आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक है। नाम से स्पष्ट है ये अंग्रेज थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम से स्पष्ट है, कुछ याद नहीं करना। जैसे वहाँ गारशाद तासी नाम से स्पष्ट, वो फ्रेंच थे। मौलवी करीमुद्दीन नाम से स्पष्ट है, भारतीय मुसलमान थे। ठीक, शिव सिंह सरोज हिंदू थे, भारतीय थे। नाम से स्पष्ट है। गारशद तासी नाम से स्पष्ट। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम से स्पष्ट, ये अंग्रेज थे। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। चूंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेजी भाषा में ही लिखेंगे। इनके विषय में कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए परीक्षा में अक्सर पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। चूंकि इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पहला प्रश्न आपने देखा कि भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले ये पहले भाषा वैज्ञानिक हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के ये प्रणेता हैं। इतिहास ग्रंथ पहले ही बताया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये इनके इतिहास ग्रंथ के विषय में कि पहली बार ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया। इन्होंने पहली बार, जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा, पहली बार इन्होंने काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया। तो इसके पहले का जो वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वो कालानुक्रम पद्धति का है। तो काल विभाजन और नामकरण पर इसके पहले गारशद तासी और शिव सिंह सरोज का इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति का था, और ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति का है? ये कालानुक्रम पद्धति का है। तो सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन और नामकरण पर प्रयास किया, नामकरण करने का प्रयास किया। तो इस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छा, कुछ विद्वानों ने इसीलिए माना कि यहीं से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की वास्तविक शुरुआत होती है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया ना कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। तो 1888 ईस्वी, शुरू में ही आप देखते हैं 1888 ईस्वी में इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित होता है, और 1889 ईस्वी में इनका इतिहास ग्रंथ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है। अगले पेज में इनको हम देखते हैं 1888 में। देखिए 1888 ईस्वी में इनका जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होता है। और 1889 ईस्वी में ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका वास्तविक प्रकाशन काल 1889 ही माना है, क्योंकि 88 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होता है, और 89 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना कि 1889 ही इसका वास्तविक प्रकाशन वर्ष है। इसके अनुवाद की अगर बात कर ली जाए, जैसे आप तासी का अनुवाद देखते हैं 1952 ईस्वी में, ठीक वैसे ही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है हिस्टोर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका भी हिंदी में अनुवाद होता है। चूँकि ये अंग्रेजी भाषा में था तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। कब किया? 1957 ईस्वी में। तो कई प्रश्न, हर एक लाइन में, हर एक बिंदु में दोस्तों प्रश्न छिपे हुए हैं। प्रकाशन वर्ष की बात कर ली जाए तो 1889, 88 है ना, 88 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ, 89 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ। अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। कब किया? 1957 ईस्वी में। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। क्योंकि ये वास्तविक सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यही माना जाता है, सच्चे अर्थों में। क्योंकि कालानुक्रम और वर्णानुक्रम की बात खत्म, कालानुक्रम और नामकरण का प्रयास किया गया, कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। तो ये सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, अब याद करने की अगर बात है तो किशोरी लाल गुप्त
अब देखिए ये नाम से स्पष्ट है ना, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो मॉडर्न कौन है? जो किशोरियाँ होती हैं वो मॉडर्न होती हैं, अपने आप को मॉडर्न दिखाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने, है ना। कब किया? 1957 ईस्वी में। आप जानते हैं कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1957 में उन्होंने पहले हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया। पहला तो तासी का है, लेकिन सच्चे अर्थों में चूंकि कालानुक्रम और नामकरण के प्रयास की दृष्टि से अगर व्यवस्थित तरीके से अगर देखा जाए तो पहला इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है व्यवस्थित तरीके से। अक्सर परीक्षा में प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ जो है पहला व्यवस्थित सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है, तो पहला सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ यही माना जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सच्चे अर्थों में इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा। किसे? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी काव्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल है, इसको किसने कहा? या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्तिकाल को कहा जाता है। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। किस ग्रंथ में अपने कहा? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, भक्तिकाल का मतलब क्या? आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ उनका पढ़िए तो उसमें जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का युग है उसी को इन्होंने भक्तिकाल नाम नहीं कह सकते आप, इनके अनुसार भक्तिकाल वही है। नाम तो विभिन्न अब आके आप देखेंगे। यह ग्रंथ कुल 11 प्रकरणों में विभक्त है। तो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है कितने प्रकरणों में विभक्त है? 11 प्रकरणों में। आप याद कर सकते हैं जो मॉडर्न लोग होते हैं वो 1 से 11 बना देते हैं। 1 से कितना बना देते हैं? 1 से 11 बना देते हैं जो मॉडर्न लोग होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया, यह भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीति काव्य नाम दिया। अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। किसने दिया? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया। और रीतिकाल को रीति काव्य नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। ठीक, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से संबंधित जो है, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य इतिहास के विकास क्रम का जो निर्धारण है वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। यानी चारण काव्य शब्द का प्रयोग हुआ आदिकाल के लिए, धार्मिक काव्य शब्द का प्रयोग हुआ जो भक्ति युग है उसके लिए, प्रेम काव्य जो सूफी परंपरा है उसके लिए, दरबारी काव्य जो रीतिकाल है उसके लिए। ये जो पहले बताया मैंने ना कि 11 प्रकरणों में विभक्त है इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, तो ये प्रकरणों के महत्वपूर्ण नाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इस ग्रंथ में हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग करते हुए केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए किशोरीलाल गुप्त ने क्या कहा? सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कारण उसका ये कि इसके पहले के इतिहास ग्रंथ, आप तासी का इतिहास ग्रंथ देखिए। तासी के इतिहास ग्रंथ में बहुत से कवि हैं जिसमें 72 हिंदी के ही कवि हैं। मौलवी करीमुद्दीन की बात कर ली जाए तो उसमें 60 ही हिंदी के कवि हैं, वो तो तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद है। और इधर शिव सिंह सरोज की बात कर ली जाए जो शिव सिंह सेंगर की रचना है, उसमें भी हिंदी और अन्य भाषाओं के जो कवि हैं सब उसमें घालमेल है। लेकिन ये पहला इतिहास ग्रंथ ऐसा है जिसमें हिंदी के अतिरिक्त जो कवि हैं उनको अलग करते हुए हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया। इसीलिए विद्वानों ने माना ना कि ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ यही है। ग्रियर्सन
ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है, इन पर प्रश्न भी बनते हैं। वो ये कि ग्रियर्सन ने बुद्धदेव के बाद तुलसी को भारत का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया। प्रश्न बनता है कि तुलसी को बुद्धदेव के बाद तुलसी को भारत का सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व किसने बताया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के जो आधार स्रोत हैं उनका भी उल्लेख किया है, और उनका उल्लेख करके तटस्थता का परिचय दे दिया, प्रामाणिकता का परिचय दे दिया। इसीलिए ना कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, मतलब मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो उन सब के पीछे यही कारण है। स्रोतों का भी उल्लेख कर देते हैं, सिर्फ हिंदी के जो कवि हैं उनका उल्लेख करते हैं, कालानुक्रम पद्धति पर लिखते हैं, और ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जॉर्ज ग्रियर्सन से संबंधित, ये आपने देखा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए गार्शा दत्तासी से लेके जॉर्ज ग्रियर्सन तक ही मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उसको इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का अगला वीडियो दूसरे भाग के रूप में बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।